Hello, everybody, and thank you for joining this session. I'm your chemistry mentor Shubham Upadhyay, and I am back with another physical chemistry chapter that named atomic structure. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कर रहे होंगे एमयू ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं इसमें बुलेट पॉइंट थ्री को भी कवर करूंगा अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स। बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम शुभम उपाध्याय, आई एम जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट और मैं बीटेक परस्यू करता हूँ फ्रॉम आईटी लखनऊ। और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर हूँ एसटीबीजी पे। आई थॉट अब आप सभी मुझे जान चुके होंगे, मेरा इंट्रोडक्शन इतना आई थॉट काफ़ी है। अगर हम आगे बढ़ें तो हम अपने मेन कंटेंट में पढ़ने के तरफ आपसे मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा समय लूँगा। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ हमारा क्रैश कोर्स, जो 7 दिन का जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है 60 डेज, जिसका प्राइस है ओनली 4999। आप इजीली जाके इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अल्फा 2.0 बैच है, जो स्पेशली आपके एम यू बीटेक 2023 के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी टीम से, और भी इस बैचेस के बारे में जानकारी लेने के लिए तो फटाफट से जाइए और बैचेस के अंदर इनरोल करिए। ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेशल फिजिक्स की भी बैचेस हमारे यहाँ चल रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स एम यू बीटेक के लिए, जिसमें 2.5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। और इसका जो प्राइस है वो है 2000 ओनली। जी हाँ, बहुत ही कम प्राइस वेरिएंट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर मैं बात करूँ तो आप इनरोल कैसे करेंगे, तो आप जाइए और हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत ईजी इनरोलमेंट है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है एस टी बी जी अकेडमी, एज यू ऑल नो। आप एस टी बी जी अकेडमी जाके प्ले स्टोर के अंदर सर्च करिए, आपको ऐप ऊपर ही मिलेगी। आप ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज को इनरोल करिए फटाफट से, विदाउट डीले। आगे बढ़ें तो एम यू बीटेक का गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारी टीम ऑफर करती है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम काउंसलिंग कैसे करें, या फिर जो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो गया, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उनके अच्छी गाइडेंस की वजह से, काउंसलिंग की वजह से वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, तो काउंसलिंग ऑफर करती है। अलॉन्ग विद बीटेक का भी गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप एम यू बीटेक जरूर क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपीज़ दे के आपको इतने सारे की फीचर्स मिल रहे होंगे, नीचे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है कि चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू पीडीएफ दिए जाएंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वीडियो सोल्यूशन जो मैं भी दे रहा हूँ आपको, और भी टीचर्स दे रहे होंगे। उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, और जितने भी स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है एम यू ट्रिपल ई के लिए, वो सभी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका वन शॉट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 1000 के अंदर। तो आप जाइए जल्दी से इनरोल करिए, बिना डीले के। आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इन सभी क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और बहुत सारे तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करके। बढ़ते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और देखो यार, ये काफ़ी बेसिक से चैप्टर, काफ़ी आसान चैप्टर है, और देखने में ये आया है कि उतने सारे सवाल इस चैप्टर से आए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक बेसिक चैप्टर होता है जो हर जगह काम आता है, तो इसका यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज आएगा आगे आगे वाले चैप्टर्स में, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी के अंदर पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को आप, कोई बात नहीं, लाइटली लेके पढ़िए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उतना प्रेशर लेने का इस चैप्टर के बारे में, लेकिन चैप्टर इजी है, बेसिक है, तो आना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर पैटर्न बदलाव आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। ओके, पहला सवाल है हमारा कि द एनर्जी ऑफ एन फोटोन इज गिवन बाई डेल्टा ई पर एटम मुझे दी हुई है। ठीक है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, हमसे पूछा गया द वेवलेंथ लेमडा ऑफ द फोटोन इज। अच्छा, फोटोन का वेवलेंथ हमसे पूछा गया है। फोटोन का हमसे लेमडा यानी वेवलेंथ की वैल्यू पूछी कितनी होगी। आपने इस चैप्टर के अंदर एनर्जी और लेमडा के बीच एक रिलेशन पढ़ा होगा, जो होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। क्या ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है? हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है। जहाँ एच क्या होता है भाई, एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपकी प्लैंक की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है। सी क्या है? सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ फोटोन कह लीजिए, क्योंकि स्पीड ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो सी कह लीजिए स्पीड ऑफ फोटोन, जो कि लाइट के स्पीड के बराबर होती है। और लाइट का स्पीड कितना होता है भाई, हम सभी जानते हैं। क्या कितना होता है बताओ? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो, तुमको एच पता चल गया, तुमको सी पता चल गया, तुमको लेमडा भी दे दिया गया है, और लेमडा की भी दिया गया किसमें? तुम्हारा हमको लेमडा निकालना है, सॉरी दिया नहीं गया है, इट्स माय बैड। लेमडा हमको कैलकुलेट करना है, एनर्जी दी हुई है, और एनर्जी की वैल्यू जूल में दी हुई है, यानी सभी स्टैंडर्ड यूनिट में है।
तो हम लेमडा की वैल्यू को भी पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ सवाल जो पूछा गया है, ऑप्शन ध्यान दो जरा, यहाँ ऑप्शन स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, यहाँ ऑप्शन है न्यूटन मीटर में। तो पहले आप स्टैंडर्ड यूनिट में सभी वैल्यू को रखिए और लैम्डा की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मीटर होती है उसमें निकाल लीजिए, फिर आप उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जिससे अब बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल जो हमारा लंबा सा प्रोसेस जरा उसको देख लेते हैं। आप एच की वैल्यू पुट करिए, तो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ यहाँ देखो लेमडा को ये लेमडा निकालना है, तो लेमडा को इधर भेज दो तो एनर्जी नीचे आ जाएगी, यानी ई की वैल्यू नीचे, और ई की वैल्यू कितनी है 3.03 इंटू 10⁻⁻19। आइए इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं जरा सा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो सारे एक्सपोनेंट के टर्म को एक पास कर लीजिए। तो यहाँ देखो 10⁻⁻34 है, यहाँ 10⁸ है। तो अगर मैं देखो -34 में +8 ऐड करूँगा तो -34 +8 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों। तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26। ओके, और नीचे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, नीचे है तुम्हारा 3.03 इंटू 10⁻⁻19। अभी देखो अभी 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा। तो पहले तो तुम क्या करो, सारे एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो टर्म बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 6.6 इंटू 3 को भी वैसे रहने देते हैं, नीचे 3.03 को रख देते हैं। और जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻26 से ये ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻⁻26 प्लस 19 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले तो 6.6 इंटू 3 अपॉन 3.03, अब मतलब एक्सपोनेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ 26 में जब 19 आता है तो कितना आएगा, यहाँ आएगा -7, ठीक है। अब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करिए जरा। तो 6.6 इंटू 3.3 जब इंटू 3 हम करेंगे तो ये तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगी 19.8 अपॉन नीचे क्या है 3.03 इंटू 10⁻⁻7, तो वैसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू को आप जरा कैलकुलेट करिए। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो ये आया तुम्हारा मीटर में, ये कितना आया तुम्हारा मीटर में, यानी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ से हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा नीचे से ताकि वैल्यू कटे नहीं। ये आई तुम्हारी मीटर में वैल्यू, किसकी, लेमडा की। तुम्हारी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, लेमडा की वैल्यू आ गई 6.56 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये आई है तुम्हारी मीटर में। लेकिन हमको आंसर देखो मीटर में नहीं दिया गया, हमको आंसर दिया गया नैनोमीटर में। और आपको ये चीज़ें पता है कि क्या 1 मीटर के अंदर 10⁻�9 नैनोमीटर होता है। यानी अब देखो अगर मैं इस डेसिमल के डिजिट को 2 डिजिट आगे बढ़ा दूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 656 इंटू 10⁻, 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, -7 चाहे कितना हो जाएगा -9 मीटर। तो मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ 656 नैनोमीटर, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 656 नैनोमीटर, सॉरी। सो एब्सोल्युटली कौन सा आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप साफ समझ जाइए, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें होगा 6.656 नैनोमीटर, ठीक है। खैर ये तो रहा बहुत लंबा सा प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इतना बड़ा प्रोसेस एग्जाम में करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ट्रिक्स की चीज़ें नहीं मालूम होती है तो इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। हाँ जी, देखो देखो ई का जो टर्म होता है वो क्या होता है hc/λ, हमको ये तो पता है ना। देखो जब भी लैम्डा को आप नैनोमीटर में रखोगे ना, है ना, और एनर्जी आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब भी आपको लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में चाहिए, है ना, तो यहाँ एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है 1240 और लैम्डा की वैल्यू आती है नैनोमीटर में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एच और सी का जो प्रोडक्ट होगा, अगर आपको आंसर लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो अगर मैं लैम्डा यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 124 अपॉन ई। लेकिन ई की वैल्यू किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ई की वैल्यू क्या दी हुई थी, यहाँ ई की वैल्यू दी हुई थी कितनी, जूल में दी हुई है, ध्यान से देखो यहाँ ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, जूल में दी हुई है। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है ना। तो अगर 1 जूल में मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब अगर इस एनर्जी को जो जूल में दिया हुआ है इसको हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है ना, तो हमको डिवाइड करना होगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो इस ई को आइए डिवाइड कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से। क्यों डिवाइड करेंगे भाई, क्योंकि देखो यहाँ कंडीशन ये है ना कि यहाँ अगर एनर्जी की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं और लैम्डा की वैल्यू आप नैनोमीटर में रखते हैं, तो इस एच सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1240 से, यानी ये हमारा फार्मूला है एक थे।
जहाँ एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपका लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। और हमको नैनोमीटर, अगर ऐसे सवाल को ना आप पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करिए कि ऑप्शन में जो यूनिट है वो कैसे दी हुई है, ठीक है। तो मैं दो तरीके से सवाल को सॉल्व करना आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इजीली सवाल को कर पाएंगे। तो आप पहले एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाल रहे थे, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। देखो -19 कट जाएगा, तो ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, जरा इस चीज को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू देखो, मैं कैलकुलेटर जल्दी कर लेता हूँ डिवाइड, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितना हो जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो तुम्हारी ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, हमको लेमडा चाहिए किस में, नैनोमीटर में, तो इस पर्टिकुलर फार्मूले में पुट कर दो। ई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ईवी जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, यूनिट होती है ये, ठीक है। तो लेमडा नैनोमीटर में क्या आएगा, 1240 अपॉन 1.89, इसको डिवाइड करके देखो आंसर आएगा 656, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 656 नैनोमीटर। देखो बहुत इजी था, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से जो एक सवाल आया, मैंने तुमको ट्रिक के थ्रू बता दिया। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप डायरेक्टली लेमडा को, अगर आपको नैनोमीटर में निकालना है तो आप एनर्जी की वैल्यू याद कर सकते हैं, फार्मूला याद कर सकते हैं 1240, जहाँ लेमडा आपका नैनोमीटर में होना चाहिए और एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। ये स्टार फार्मूला है, इसलिए मैं 3 स्टार दे दे रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखिए ताकि इतने लंबे चौड़े सवाल में आपको टाइम ना लगे सॉल्व करते वक्त। आई थॉट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। okay. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू द, अरे यार ये तो बहुत बेसिक सी बात है, एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये चीजें पता होंगी कि Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसी को क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, आपको तो ये चीजें पता होंगी ना, बेसिक चीजें हैं। एटॉमिक नंबर होता है आपके इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी एलिमेंट के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल है कि एन अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल विथ, देखो अल्फा पार्टिकल, देखो ये थोड़ा सा थ्योरी वाला चीज है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। देखो अल्फा पार्टिकल होता है ना He2+, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड डबली आयोनाइज जिसको बोलते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब अगर हीलियम में से ना मैं क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, तो जो आएगी पार्टिकल उसको हम अल्फा पार्टिकल नाम देते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अब तुम ये बताओ, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने दोनों निकाल लिए, तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा, बचा कि नहीं। क्योंकि देखो अगर मैं हीलियम का मान लो, अगर लेट्स सपोज ये उसका न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, अब तुमने इसको भी बाहर निकाल लिया, इसको भी बाहर निकाल लिया, तो बच गया क्या, सिर्फ न्यूक्लियस सेंटर पे। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हीलियम का न्यूक्लियस होता है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। देखो इसको ऐसे याद कर लो, अल्फा पार्टिकल को या तो तुम याद कर लो, He2+ को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और यही तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है किसका, हीलियम का, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इस चीज को याद कर लो, ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओ देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, क्वांटम नंबर आपको पता होगा। थोड़ा सा पहले क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो तुम्हारा होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर तुम्हारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर तुम्हारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एन से। अब आगे जो मैं यूज करूंगा क्वांटम नंबर के जो भी सवाल आएंगे तो याद रखिए सिंबल्स, मैं सिंबल्स को यूज करूंगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर को तुम्हारा डिनोट करते हैं एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर एस से।
यानी n तुम्हारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक और स्पिन। तुमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि n जो है वो क्या करता है, शेल नंबर को डिनोट करता है। l जो तुम्हारा है वो शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, शेप ऑफ शेल क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें पता, ये बताता है तुम्हारा। m और s तुम्हारे लोकेशंस बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की लोकेशंस बताते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ तुमको पता होगी। 4 तरह क्वांटम नंबर होते हैं, एल, एम, एन और एस। ठीक है अब हमको ये चीज़ें चेक करनी है। अब आपने इसकी थ्योरी तो पढ़ी होगी, मैं तो एक बेसिक सा इंट्रो आपको दे दिया। अब जरा सा चेक करो, सवाल क्या बोल रहा है कि द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, अच्छा क्रोमियम सी आर, और देखो सी आर का नाम सुनते ही, क्रोमियम और कॉपर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात आती है तो याद रखिए ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और आपने अबव प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ रखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो आप पहले जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आई थॉट कि इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है। 1s2, 2s2, 2p6 क्या होता है, 3s2, 3p6। जरा गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 6 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, अभी 18 हुए। ठीक है, हमको चाहिए 24। ठीक है, अब इसके बाद क्या भरता है, देखो इसके बाद होता है तुम्हारा, इसके बाद होता है 3D और फिर 4s। लेकिन हम लिखते हैं सीक्वेंस में ना, 4s को पहले लिखते हैं, 3D को बाद में लिखते हैं। भरता एक्चुअली 4s ही है, भरता एक्चुअली 4s पहले है, फिर 3D। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये n+l रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जब आप पढ़े होंगे इस चीज़ को, तो आपको पता होगी कि 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, इसलिए पहले भरेगा 4s, फिर क्या होता है 3D, है ना। पहले भरता है 4s, फिर क्या भरता है 3D। तो अगर मैं देखो 18 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 18 भर दिए। अब इसके बाद हमको क्या भरना है, और भरना है कितने, 6। तो आपको पता है कि यहाँ जाना चाहिए था 2 और यहाँ जाना चाहिए था कितने, मान लो 18 2 20, और यहाँ जाना चाहिए था 4। लेकिन एक्चुअली क्रोमियम जो है एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, तो यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ एक एस हो जाता है और यहाँ 5 चले जाते हैं 3 5 में। तो आपको यही चीज़ पता होगी, नहीं पता थी तो मैं भी तुमको बता दिया, ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। अब हमसे क्या बोला है कि 19th इलेक्ट्रॉन चेक करो, किसका, क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन चेक करो, और उसके हिसाब से ये क्वांटम नंबर का सेट कौन सा सही होगा वो बताओ। ये पूछा गया कि द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम विच हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहले चेक करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गया, फिर 10वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10वां यहाँ तक भर गया, 12 यहाँ तक भर गया, 18 यहाँ तक भर गया, 19 देखो कहाँ जा रहा है, 19 जा रहा है 4s में। ओहो, यानी कि 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। अब देखो 4s में ये जो s के आगे वाला नंबर तुमको दिख रहा है ना, यही होता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं शेल नंबर। शेल नंबर, तो यहाँ शेल नंबर कौन सा है, 4 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसमें चेक करो n की वैल्यू में 4 वाले ऑप्शन कितने हैं, देखो यहाँ n की वैल्यू 3, अरे गलत, n की वैल्यू 3 गलत, n की वैल्यू 4 हाँ जी, n की वैल्यू 4 हाँ जी, यानी c और d में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, आगे चेक करो। आपने अब एक और चीज पढ़ी होगी क्या, कि ए जो l होता है, यानी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो डिपेंड करता है शेल नंबर पे। किस पर डिपेंड करता है, शेल नंबर पे। कैसे, देखो अगर एल की वैल्यू वैरी करती है 0 से 0, 1, 2 और 3। अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम उसको बोलते हैं एस सब शेल, एल की वैल्यू 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं पी, एल की वैल्यू 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं डी, और एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं एफ। ये 4 सबसेल होते हैं जो कहाँ होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर डिफाइन होते हैं, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब चेक कर लो। अब यहाँ आया क्या है, 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4s में जा रहा है। चेक कर लो, पहले तो n की वैल्यू 4 हो गई, फिर s की वैल्यू क्या है, s किसके लिए होता है, 0 के लिए होता है। ओहो, मतलब देखो आगे चेक करने की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ देखो 4, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, यहाँ दिख रहा है। आगे में दूसरा देखो, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे तुमको चेक ही नहीं करना पड़ा, देख लो n की वैल्यू 4 आ गई, और l की वैल्यू अगर s के लिए देखें तो 0 होनी चाहिए। 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4s में जा रहा है, तो n की वैल्यू 4 हो गई और s की वैल्यू 0। l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, s के लिए, s के लिए l की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब 4 और 0 वाला कॉम्बिनेशन सही है, 4 और 1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, 4 और 1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हमारा अगला सवाल है, द स्पेक्ट्रम ऑफ He+ इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। अच्छा, मतलब जो हमारा हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम है वो इन 4 ऑप्शन में से किसके सिमिलर शो करेगा। ठीक है, और सबसे पहले तो तुम चेक कर लो कि हीलियम जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें से तुमने He+ मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो He+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब जो स्पेक्ट्रम आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, है ना।
इतना डेटा तो क्वेश्चन में देख के हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है कि ये जो है सिमिलर स्पेक्ट्रम और किस एलिमेंट के शो करेगा। ये 4 एलिमेंट गिवन है, इन चारों एलिमेंट के सिमिलरली किस स्पेक्ट्रम किसके साथ मैच करेगा इसका, ठीक है। क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेम सिमिलर स्पेक्ट्रम शो होगा, हम यही से चेक कर लेंगे। तो एक बार चेक करो कि क्या बेरिलियम प्लस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितने He प्लस में है। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसके सिमिलर होगा, ऑप्शन हमको आंसर मिल जाएगा। तो बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है भाई। और बेरिलियम प्लस क्या होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी यहाँ कितने 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या ये He प्लस के सिमिलर है ना, क्यों, क्योंकि He प्लस में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ स्पेक्ट्रल 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है भाई, ना जीना बिल्कुल नहीं, गलत हो सकता है, ठीक है। लिथियम, अरे यार लिथियम प्लस Li प्लस, अच्छा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया लिथियम प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस के बराबर है ना, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ही लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पेक्ट्रम शो होगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा स्पेक्ट्रम, तो सिमिलर तो नहीं होगा, यानी बी भी गलत। सोडियम चांसेस नहीं है, क्योंकि किसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन। हाँ अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड देखो कि He प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब He प्लस और हाइड्रोजन जो है ये दोनों के दोनों सिमिलर स्पेक्ट्रम को शो करेंगे, सिमिलर स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। इसीलिए क्या होगा, सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अच्छा देखो ये तो भाई सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बेसिक सवाल है कि हमको पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोर का जो अपना एटॉमिक मॉडल दिए थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे क्या किया था, एनर्जी, एनर्जी का एक फार्मूला दिया था हमको। वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतना तुमको पता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि जहां जेड तुम्हारा क्या होता है, जेड तुम्हारा होता है एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता है, एन तुम्हारा होता है शेल नंबर। अब हमसे ये बोल रहा है कि nth ऑर्बिट बताओ, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, nth रख दो, nth मतलब अरे n रख दो, वही बात है, n, nth मतलब n, लास्ट n, nth ऑर्बिट पे, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन अब देखो यहाँ क्या बोल दिया गया, हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के लिए सॉरी, और हाइड्रोजन एटम के का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो जरा एनर्जी के फार्मूले में -13.6 इंटू जेड की जगह 1 का स्क्वायर रख दो, और क्योंकि ऑर्बिट तुम्हारा nth बोला है तो n की जगह n ही रहेगा, यानी n स्क्वायर। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब चेक कर लो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। तो देखो -13.6 पाई एन गलत, -13.6 एन स्क्वायर बिल्कुल सही। अरे माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेक कर लो ना, एन क्यूब नहीं हो सकता, एन टू द पावर 4 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सिंपल सा फार्मूला ही था, बस हम जेड की वैल्यू को पुट करनी थी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 रखेंगे क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला गया, ठीक है। आगे बढ़े, जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन, एल, एम एंड एस रेस्पेक्टिवली 4D के लिए। अच्छा देखो यहाँ बता दिया गया, यहाँ 4D के लिए कौन सा क्वांटम नंबर 4 सेट में से मैच करेगा, ये अब हमसे पूछा गया है। तो देखो 4D के लिए D के आगे क्या है, 4 है, यानी ये तो पता चल गया कि यहाँ n की वैल्यू 4 होगी। तो जरा चेक करो n की वैल्यू 4 किस में है, आई लव n की वैल्यू 4 तो सब में है, मतलब n की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमको L, M और S भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तुमने n तो निकाल लिया, अब मैं तुमको L बताऊं तो तुमको ये चीज़ें पता है कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक होती है। तो S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, और D के लिए 2 होता है, और 3 F के लिए कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ 4D बोला गया है, मतलब D के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी L की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो 4 और 2 वाला कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, अब देखो अब पकड़े गए। यहाँ देखो 4 है फिर 3 है, गलत, 4 है 3 है, अरे गलत, 4 और 2 यानी B और D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब आगे चेक करो, अब बारी आई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं M। अब M की वैल्यू कितनी होगी, तो याद करो, देखो M की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है L पे, कैसे चेक कर लो, मैं तुमको तो बताता हूँ। देखो अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 होती है ना, तो M का एक कंडीशन होता है कि M हमेशा वैरी करता है -n से लेकर प्लस -L से लेकर, सॉरी n नहीं L, क्योंकि ये L पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू वैरी करती है -L2 + L, ठीक है।
तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एम की? ये हो सकती है -1, 0 और +1, 3 वैल्यू हो सकती है एम की। सिमिलरली अगर एल की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? -L से +L। तो एल की वैल्यू अगर 2 है तो ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? -2 से, फिर -1 होगा, फिर 0, फिर +1, फिर +2, ये एम की वैल्यू है। सिमिलरली अगर एल की वैल्यू तुम्हारी 3 हो जाती है तो अब ये देखो -L से +L, एम वेरी करता है। तो एम की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, इतनी सारी वैल्यू हो सकती है। यानी ये सारी वैल्यूज क्या है? तुम्हारे एम की वैल्यूज है, और ये सारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी एल की वैल्यूज है। यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है एम की वैल्यू एल पे। आप कैसे चेक कर लो? आओ अब हमको चेक करना है यहाँ क्या, यहाँ 4D है तो एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 2, तो एम की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि एल की वैल्यू 2 हो गई तो एम की वैल्यू में अभी तुमको बताया कि ये -L से +L वैरी करती है, तो जहाँ एल की वैल्यू 2 हो गई यानी एम की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, या +2 हो सकता है। ये हो सकता है एम की वैल्यू। अब मिलाओ, अब चेक करो, देखो अब चेक करो, तुम पता लगेगा कि देखो यहाँ 4 है, 2 है, 1 है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो 4 और 2, और क्या एम के अंदर 1 आ रहा है? हाँ यार, एम के अंदर 1 तो है, देखो यहाँ, यानी ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, तो यहाँ भी देखो 4 और 2 और 1, आहा, ये भी, यानी दोनों ऑप्शन अभी तक तो सिमिलर हैं। यानी एल भी निकाले कोई फायदा नहीं हुआ, एन भी निकाले कोई फायदा नहीं हुआ, एम भी निकाले तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब बारी आती है एस की, अब बारी आती है एस की। तो एस में ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, एस के अंदर बस ये याद रख लो कि प्लस और माइनस हाफ स्पिन होता है। एक बार इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन शो करता है, एक बार माइनस हाफ स्पिन शो करता है। इसको प्लस हाफ स्पिन, माइनस हाफ स्पिन बोलते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लो कि एस की वैल्यू -1 +-1/2 होनी चाहिए, या तो प्लस हो या तो माइनस हो। लेकिन यहां देखोगे बी के अंदर तो आपको लास्ट यानी एस की वैल्यू 0 कर दी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ -1/2 है, इधर +1/2 होता तो भी सही होता, -1/2 है तो भी सही होगा, क्योंकि एस की वैल्यू +-1/2 होती है, यानी एस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यानी यहाँ 0 है, इसीलिए बी नंबर गलत हो गया, डी नंबर सही हो गया, इसीलिए डी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यार ये ऐसा सवाल है ना जिसके अंदर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ा दिया, और इससे आसान कंपाउंड नंबर कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता है, मैं तुमको ये गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान से देखो तो चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप। आगे बढ़े, अगला सवाल है, फॉर एल इक्वल्स टू 1 द करेक्ट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एम इज। अरे यार देखो, अभी डायरेक्टली तुमको चीजें बताया, एकदम सिंपली इसको आंसर कर लोगे। एल की वैल्यू 1 के लिए एम की वैल्यू कहाँ कहाँ से वैरी करेगी? तो मैं तुमको बताया था कि एम वैरी करता है कहाँ कहाँ से, -L टू +L, है ना। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी? -1, 0 और +1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। -1, 0 और +1 साफ साफ तुमको दिख रहा है, ये प्लस है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट सवाल है, द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज। अब देखो यहाँ दिया हुआ है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने क्या बताया था इसमें। देखो हिजनबर्ग एक सिंपल सी बात बोले थे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं पता कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक ही साथ उसका पोजीशन और एक ही साथ उसका मोमेंटम दोनों पता कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी साइमल्टेनियसली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं पता कर सकते हैं कि उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही साथ एक ही पॉइंट पे क्या कितना होगा और कहां होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ये करने जाएंगे तो आप मिनिमम से मिनिमम गलती कितनी कर सकते हैं? मिनिमम आप h/4 पाई इतनी गलती तो करोगे ही। मतलब ये जो गलती होती है, मतलब कि जो तुम्हारा पोजीशन और मोमेंटम अगर आप निकालने भी जाते हैं एक ही साथ, तो आप h/4 पाई मिनिमम गलती करोगे। इससे आपकी गलती ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। मतलब जो एरर होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर इसके बराबर। इससे इसके बराबर हो सकता है, h/4 पाई के बराबर हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। और किस में एरर? पोजीशन में एरर, मोमेंटम में एरर। मतलब एक साथ अगर आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता करने जाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप मिनिमम h/4 पाई की गलती करोगे और उससे ज्यादा ही आपकी गलती होगी या फिर उसके बराबर होगी, उससे कम नहीं होगी।
तो उन्होंने सिंपल सी की बात बोली थी क्या, कि अगर मैं पोजीशन के एरर को डेल्टा एक्स से डिनोट कर देता हूँ, मोमेंटम को मैं डेल्टा पी से डिनोट कर देता हूँ, तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो इक्वेशन था वो क्या था, डेल्टा एक्स प्रोडक्ट ऑफ क्या उसका पोजीशन और प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब जरा चेक करोगे ना, तो ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा कहीं भी, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। बच्चे क्या करेंगे जनरली ना, एच अपॉन 4 पाई देख के ना कूद के डी नंबर मारेंगे और गलत हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट नहीं है, डी नंबर करेक्ट नहीं। यहाँ देखो तो सही यार, यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दिया हुआ है। डेल्टा वी यहाँ जानते हो क्या है, वेलोसिटी चेंज है। डेल्टा वी यहाँ क्या है, वेलोसिटी चेंज है। मतलब अगर मैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो इक्वेशन था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, और वो क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स डॉट, अब पी क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, एम भी। तो मैं डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, अब मास तो चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास तो कांस्टेंट रहेगा, यानी एम डेल्टा वी लिख सकता हूं। अरे बिल्कुल, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से, अब देखो इस m को अगर मैं नीचे भेज दूं, तो यहाँ इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई m। अब देखो, अब तुम्हारा आंसर मैच होगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी में दिया हुआ है। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई m, डेल्टा एक्स ऑप्शन नंबर बी देखो ना यार एक बार, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई m, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सवाल था किससे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया उसको। अगर आपको P इक्वल्स टू एम भी पता रहता तो आप इस सवाल को कर पाते। ठीक है, इजीली आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द मास ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, ये हमारी टीम थोड़ा सा एरर हो गया, ये फोटॉन है, यहाँ आप फोटॉन कर लीजिएगा। यहाँ हमसे फोटॉन का मास पूछा गया है, मास ऑफ फोटॉन पूछा गया है हमसे कि कितना होगा, और उसका क्या वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये यूनिट है, एंगस्ट्रॉम एक क्या होती है, यूनिट होती है। तो अब जरा सा इस चीज को चेक करो और थोड़ा सा चेक करके देखो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में देखो आंसर हमको लाना है, केजी, केजी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी एसआई में हमको लिखना पड़ेगा। तो पहले लेमडा को, लेमडा की एसआई होती है मीटर, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 3.6 एंगस्ट्रॉम को। तो 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा की वैल्यू को अगर मैं साई यूनिट में कन्वर्ट करने जाऊंगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ। हाँ यार बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, यानी लेमडा की वैल्यू इतनी आ गई मीटर में। अब हमको मास ऑफ फोटोन चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ फोटोन चाहिए। अब याद करो, क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने पढ़ रखा है, और डी ब्रॉगली साहब ने क्या बताया था कि लेमडा होता है एच अपॉन पी। लेमडा क्या होता है, एच अपॉन पी। तो यहां से अगर मैं पी को सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मैं इसको एच अपॉन लेमडा लिख सकता हूं। बिल्कुल, एच की वैल्यू आप जानते हैं एसआई यूनिट में कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मोमेंटम आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मोमेंटम आएगा, हमसे पूछा गया है कि मास कितना होगा। तो यार अभी तो तुमको पीछे बताया मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा, मास आ जाएगा, और फोटोन की वेलोसिटी तो आप जानते हैं ना, फोटोन की वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो मास। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यह लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ एम बी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। तो मास आ जाएगा क्या, h अपॉन लेमडा इंटू वेलोसिटी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लेमडा की वैल्यू हमने मीटर में अभी निकाली है, कितनी आई है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸। अब जब आप इस पूरे पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.61 इंटू 10⁻⁻32 kg। लेकिन अभी देखो आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, आंसर को देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर 32 के टर्म में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेसिमल प्लेस को अगर मैं आगे भेजूंगा, तो यहाँ 32 में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक वैल्यू 32 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.1 इंटू 10⁻⁻33 kg। अब जरा चेक करो तो ऑप्शन मैच हो रहा है, और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपके बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, -33 kg। तो ये आ गया आपका मास किसका, फोटॉन का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली, सॉरी नॉट डी, मैं भी देखो आज फिर गलत टिक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है कि एन इलेक्ट्रॉन विथ वैल्यू 4 2 -2 एंड प्लस -1/2 फॉर द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज एन एल M1 एंड M5 दिया हुआ है तुमको यहाँ, ठीक है। अबे यार देखो ये चीज है, अभी तुमको बताया था 4 2 -2 एंड +1/2, चारों क्वांटम नंबर L M N और S, है ना। L M N और S आपको दिया हुआ है। ये आपका N है, ये आपका L है, ये आपका M है, और S की वैल्यू +1/2 दी हुई है। S लिखिए या MS लिखिए, एक ही बात है। अब हमको पता करना है कि ये इसमें से ये कौन सा ऑर्बिटल को फॉर्म करेगा। तो मैंने आपको बता रखा है n की वैल्यू 4 है, तो पहले तो 4 लिख लो। अब देखो L की वैल्यू 0 1 2 और 3, S P D F। अब देखो तो यहाँ 2 है, L की वैल्यू 2 है, यानी L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, L की वैल्यू 2 होती है D के लिए। L की वैल्यू कितनी होती है, 2D के लिए होती है, यानी ये 4D का ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, 4D का ऑर्बिटल है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एस नहीं हो सकता है, पी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर, और ये बोल रहा है कि 4 1 और 0 +-2, देखो सिमिलर सवाल है पिछले वाले से, तो मैं इस चीज़ को आपको SW दे रहा हूँ, होमवर्क। SW बड़ा ऑड लगता है, बट कोई बात नहीं, आप होमवर्क ले लीजिए, और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए। शाउट आउट देंगे अगले वीडियो में, जो भी कमेंट में आंसर देगा सही इसका आंसर, तो उसको हम शाउट आउट देंगे। पीछे कॉन्सेप्ट से सिमिलर है, आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करिए, आप अच्छा कमेंट करिए, शाउट आउट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। सही आंसर होना चाहिए, आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन विथ वेवलेंथ 3.68 शैल बी। अगेन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, और यहाँ फोटॉन है, ये बार बार पता नहीं कौन टाइपिंग कर दिया है। देखो यार ये भी क्वेश्चन सिमिलर है पीछे वाले सवाल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से सिमिलर है, तो ये भी आपका एक होमवर्क हो गया। दोनों का आंसर आप एक साथ दीजिए। तो अब देखो, अब शाउट आउट में थोड़ा सा बदलाव हम करते हैं, जो दोनों का आंसर सही देगा ना उसको शाउट आउट मिलेगा। दोनों का आंसर सही होना चाहिए, इसका भी और क्वेश्चन नंबर 12 का भी, क्वेश्चन नंबर 13 का भी। देखते हैं कौन अच्छा जवाब दे पाता है, ठीक है। दोनों सिमिलर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज विल बी। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, एक अच्छा सवाल है। इसके अंदर सबसे पहले तो डेटा लिखो। डेटा क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। हमसे पूछा है कि एनर्जी बताओ। एनर्जी सिर्फ मत बताओ, 1 मोल ऑफ फोटॉन की एनर्जी बताओ, यानी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन कितनी होगी। तो यार हम तो सिंपली पढ़े इस चैप्टर में कि एनर्जी का तो एक ही फार्मूला होता है, वो होता है hc/λ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ लैम्डा ने यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यार आपने ये चीज तो पढ़ रखी है कि न्यू या फिर एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखो या न्यू लिखो, ये क्या होता है, c/λ के बराबर होता है, ये तो आपको पता है। यानी मैं एनर्जी के फार्मूले को ये भी तो लिख सकता हूँ, E = hf। अरे हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, हमसे पूछा है 1 मोल में बताना है हमको, 1 मोल में हमको बताना है ना। तो अब देखो एनर्जी पहले निकाल लो, पहले एनर्जी निकालो, फिर 1 मोल में एनर्जी निकाल लेना। पहले एनर्जी निकालोगे तो कितना होगा, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻−34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 5 × 10⁻14। जब आप इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 3.313 × 10⁻−19 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई जूल में, ये आपकी एनर्जी आ गई जूल में। अब देखो, ये तो आपकी एनर्जी आई है सिर्फ, लेकिन हमको एनर्जी नहीं, हमको 1 मोल के अंदर एनर्जी बतानी है। तो यार सिंपल तो है यार, क्या करेंगे, 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं भाई, 6.022 × 10⁻23। तो यहां एनर्जी आई है तुम्हारी, और हमको 1 मोल में चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी इन 1 मोल लिखूंगा, सॉरी एनर्जी इन 1 मोल लिखूंगा, तो मैं जो आई हुई एनर्जी है, अगर मैं उसको क्या करूं, एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या 1 मोल की एनर्जी निकल जाएगी। अरे सर बिल्कुल, हमें तो सोचा ही नहीं। सोचो ना यार, 3.313 यहाँ है, बस 3.313 को
3.313 इंटू 10⁻⁻19 को मैं एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 19951, और ये बराबर होगा आपका किलो जूल पर मोल, क्योंकि 1 मोल के अंदर हमको निकालना है। तो किलो जूल पर मोल लिखिए या किलो जूल मोल इनवर्स लिखिए, आप सॉल्व करिए, ये वैल्यू उसी के बराबर आएगी। 10⁻3 में आंसर आएगा, उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा सिंपल सा सवाल जो आपको इजीली आना चाहिए था और आपने आई थॉट की कर भी लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप इस चीज को कर सकते हैं इजीली, मैंने आपको तरीका बता दिया। सॉल्व करिए, आंसर पाइए, आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल। फॉर 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ के मतलब अरे पोटेशियम। चलो भाई, 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर विल बी, अच्छा इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, 19 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, 19 एटॉमिक नंबर होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका हमको क्या बताना है, क्वांटम नंबर बताना है कौन सा होगा। जैसे हमने क्रोमियम का किया था वैसे इसका भी करेंगे। तो सबसे पहले तो अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो क्या हो सकता है, 1s2 सॉरी 1s2 2s2 लिख लो आप फटाक से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और मैं तुमको बताया था कि भरता क्या है पहले 4s, तो 4s1 हो जाएगा। अब देखो ये 2 2 4 6 10 और 6 16 और 2 18 19, ठीक है। अब देखो 19 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, अरे एस में, यानी 4s हो गया तुम्हारा। 4s को निकालो बाहर। अब आओ भाई 4s से थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। आओ भाई 4s वी नीड टू टॉक, आ जाओ। तो s के आगे क्या दिख रहा है 4, यानी n की वैल्यू तो यहाँ 4 हो गई, ये तो पक्का श्योर है। ठीक है, यानी कि यहां से C और D तो उड़ा दीजिए, C और D तो बिल्कुल उड़ा दीजिए, हो ही नहीं सकता, यहाँ n की वैल्यू 3 है, नॉट पॉसिबल। अब देखो S है, और S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। हा हा, यानी 4 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी देखो पकड़ा गया। यही दो चीज में पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं हो सकता क्योंकि 4 के बाद 1 आ गया, और L की वैल्यू S के लिए 1 नहीं होती है, L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप देखो ना, सिर्फ इतने से ही चीज को पता कर ली। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the first Bohr orbit of an hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यानी फर्स्ट Bohr ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 के लिए जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ओके, बोले द पॉसिबल एनर्जीज वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। अच्छा, इसमें से चारों में से कौन सी पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमसे चीजें पूछी गई है। ओके ओके बॉस, ओके बॉस, इस चीज को आओ सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ हाइड्रोजन बोल दिया गया तो जेड की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई है ना, यानी जब एनर्जी जो है एन की वैल्यू 1 के लिए एनर्जी 13.6 दी हुई है, तो आओ सिमिलरली एन की वैल्यू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू 2 के लिए अगर आती है इन सब में से कोई एक वैल्यू तो वो सही होगा आंसर, और बाकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। -13.6 जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, अब एन की जगह 2 रखो, तो 2 के लिए चेक करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4। अब मैं फटाक से कैलकुलेटर से इशू कैलकुलेट कर लेता हूँ। 13.6, एक सेकेंड, 13.6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो भाई 3.4 पहला ऑप्शन तो मैच हो रहा है, इसको आगे माइनस लगा लो, ठीक है, क्योंकि माइनस दिया हुआ आंसर में इसलिए माइनस लगा लो, ठीक है। पहला ऑप्शन तो मैच हो रहा है, चलो ठीक है, ए तो सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं आगे कि क्या बी और सी और डी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ एन की वैल्यू 2 के लिए कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही एक बार एन की वैल्यू 3 के लिए चेक कर लो, तो आओ अगर एन की जगह मैं 3 पुट करता हूँ तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार और डिवाइड कर लूँ 9 से तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.51। अल्लाह, ये देखो यहां से तो सीधे 3.4 से 1.51 पे आ गया, मतलब बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, मतलब एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें हमको इसमें चेक करना था कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, और हमारा अगला सवाल है कि द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर। अच्छा, 3 तरह के डिफरेंट क्वांटम नंबर दिए हुए हैं इस सवाल के अंदर, पहला चेक कर लो। ये दिया हुआ है इसके अंदर n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0। आओ सारे पेयर्स बना लेते हैं जल्दी से। L की वैल्यू 0, अच्छा सिर्फ 2 दियो। फिर अगला जो है, अरे यार दूसरा तो है ही नहीं इसके अंदर, पहला तीसरा और चौथा, अरे ये तो इनकम्प्लीट सवाल है अगेन।
इनकम्प्लीट सवाल है ये गाइस, देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ पहला दिया हुआ है, तीसरा और चौथा दे दिया गया और ऑप्शन में 4 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इस सवाल को भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल इनकम्प्लीट है, तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया गया, सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया और ऑप्शंस बनाए गए हैं तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इस चीज को अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कभी और इसको सवाल को हम डिस्कस कर लेंगे। द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द एक्स वाई प्लेन। अब ये देखो, ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमसे ये पूछा गया कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये बताओ कि इन 4 जो ऑर्बिटल तुम्हारे दिए हुए हैं कौन कौन से, पी एक्स, और क्या है तुम्हारा पी जेड, और तुम्हारा हुआ है डी वाई जेड, और तुम्हारा दिया हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई थॉट कि आपने ऑर्बिटल का खेल तो समझा होगा स्ट्रक्चर के साथ, तो मैं ये मान के चलता हूँ एक्स वाई प्लेन था। सबसे पहले तो पहले अपना प्लेन ड्रॉ कर लो। 3 तरह के प्लेन होते हैं, एक्स वाई और जेड, है ना। आई एम टेकिंग दिस एज अ वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, ओके। हमसे ये बोला गया है कि इसमें से 4 जो ऑर्बिटल दिए हुए हैं, इन चारों में से किसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को पाने की। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्बिटल, सिंपली पूछा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ही एग्जिस्ट करेगा। देखो पी एक्स, तो जाहिर सी बात है, पी एक्स कैसे होता है, पी एक्स होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये है पी एक्स तुम्हारा, है ना। अगर मैं पीजेड की बात करूं तो देखो पीजेड ही एक ऐसा आंसर है, देखो यही तुमको पकड़ा गया। पीजेड, पीजेड किधर होगा, अलोंग पी, ऐसे होगा पीजेड इस वाले एक्सिस में। अब हमसे यहाँ एक्स वाई प्लेन में पूछा गया है भाई, हमसे यहाँ एक्स वाई प्लेन पूछा गया है, लेकिन जेड जो है वो तो इंडिपेंडेंट है और एक्स के और वाई के। यार एक्स वाई प्लेन यहाँ है और पी इधर जेड एक्सिस में है, यानी पीजेड इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जीरो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को पाने जाने की, क्योंकि ये जेड के एक्सिस की तरफ है और जेड एक्सिस इंडिपेंडेंट है वाई और एक्स से, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो लोब्स होगा वो किधर होगा, इसका जो नोडल प्लेन होगा वो किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया कि एक्स वाई प्लेन के अंदर बताइए। यार एक्स वाई प्लेन के अंदर देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जा सकता है, डी वाई जेड भी जा सकता है, और यहां देखो पी एक्स भी जा सकता है, लेकिन पी जेड जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई से, इसलिए पी जेड के अंदर जीरो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की पाने जाने की, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 4.8 इंटू 10। अरे यार ये भी देखो, यहां भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये है तुम्हारा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। तो यहां दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 1 ई की वैल्यू यहां दी हुई है कितनी, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ई एस यू। देखो ई एस यू का मतलब होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज की यूनिट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है ईएमयू। अब यहाँ ईएसयू की बात की इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये एक टाइप है चार्ज यूनिट, जैसे कूलम्ब होती है ना, वैसे ये ईएसयू चार्ज की यूनिट है। तो यहाँ दी हुई है ई कह लो या 1 ई कह लो, उसकी वैल्यू दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ओहो, हीलियम एटम के न्यूक्लियस पे हमसे ये पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। अगर ई की वैल्यू 4.8 के बराबर है तो हीलियम के न्यूक्लियस में बताओ कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। अरे यार अभी तो तुमको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। आई ला, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और ये चीज आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, इसीलिए 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 9.6 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस 2 इसमें मल्टीप्लाई करना था। क्यों, क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, और जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही सेम चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ ESU में दिया हुआ था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको साफ साफ दिख रहा है आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन एनर्जी सेल। अरे यार तो अभी तुमको पीछे बताया, ऑप्शन नंबर सी एजीमुथल कंटूर नंबर, यही रिस्पॉन्सिबल होता है शेप के लिए, क्योंकि एजीमुथल कंटूर नंबर में क्या होता है, एल की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0, 1, 2 और 3। 0 का शेप होता है एस स्फेरिकल, फिर पी, फिर डी और एफ। एस होता है तुम्हारा स्फेरिकल ऑर्बिटल, पी तुम्हारा होता है डम्बेल, और डी तुम्हारा होता है डबल डम्बेल।
और F तुम्हारा होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, ये बहुत लंबे वो बहुत लार्ज स्पेस एरिया में फैला होता है, इसलिए इसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर मैं S2 दिखाऊं तो एक स्फेरिकल ऐसा हो जाएगा। डंबल मतलब ये डंबल हो गया आपका। डबल डंबल मतलब ये ऐसे कर दीजिए, ये डबल डंबल हो गया, है ना। और 8 फोल्ड स्ट्रक्चर जो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब बेसिकली कौन सा क्वांटम नंबर आपको बता रहा है उसका शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑप्शन नंबर सी एजिमुथल क्वांटम नंबर। आगे बढ़े, अगला सवाल। द बाल्मर सीरीज इज एटॉमिक इन हो यार, बाल्मर सीरीज इन एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल रीजन। अच्छा, बाल्मर सीरीज देखो कौन कौन सी होती है, पढ़ा होगा आपने। एक तो होती है लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, और एक होता है फंड। पढ़ा है फंड आपको, ये पता है कि लाइमन जो एग्जिस्ट करता है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करता है। बामर कहां होता है, विजिबल रीजन में। ये क्या होता है, इंफ्रारेड आईआर, ये भी आईआर, और ये होता है फार इंफ्रारेड। तो ये तो आपको पता है, इतने सारी स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी होंगी। ठीक है, अब चेक कर लो, बामर कहां है, विजिबल में। सॉरी, बाल्मर का जो रीजन है वो कौन सा है, विजिबल रीजन है, इसीलिए इसमें चेक कर लो। सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि बाल्मर का कौन सा रीजन है, तो बाल्मर का रीजन है विजिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये फॉर नहीं, ये फार इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड। ठीक है, बहुत गंदी वाली टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी गाइस, नेक्स्ट टाइम से इस चीज को जरूर हम ध्यान रखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। बहुत गंदी वाली टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए सवाल बहुत डिस्टर्बिंग हो गए। आगे बढ़े, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स इज। अच्छा, ये एनर्जी निकाल दी, एक कोई मेटल एक्स है जिसे एनर्जी निकालने के लिए दी गई है यहाँ। ठीक है, उसकी एनर्जी दी हुई है कितनी कि 3.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ओके, निकालने की एनर्जी दी हुई है। ठीक है, कोई मेटल एक्स है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी जो है वो कितनी है, कितनी जरूरत है, 3.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स। अच्छा, हमको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या करे, इजेक्शन कर पाए इस मेटल एक्स से। ठीक है, कितना होना चाहिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ठीक है, ताकि क्या हो, तुम्हारा जो सरफेस है मेटल से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने ये चीज पढ़ी होगी, जब हम फोटोन को रेडिएट कराते हैं तो क्या होता है, एक मैक्सिमम, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल वेवलेंथ का फोटोन हम क्या करते हैं, एमिट कराते हैं किस पे, सरफेस पे। तो क्या होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी से पूछा गया सवाल है। तो उसके अंदर भी सेम चीज लगेंगी, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा आपने पढ़ रखा है, इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ लेमडा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एच सी बाई ई लिख सकता हूँ। अब यार एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 होती है, और एनर्जी की वैल्यू जूल में दी हुई है 3.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। जब आप इन सभी चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा जो है ऑप्शन नंबर ए। जब आप इस चीज को सब चीजों को सॉल्व करते तो इसका आंसर आएगा 6.01 इंटू 10⁻6 मीटर, जिसको आप ये देखो 10⁻6 ये क्या होता है, ये जानते हो ना, 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है, यानी इसको 6 माइक्रोमीटर भी लिखा जा सकता है, 6 म्यू एम। अगर ये ऑप्शन भी रहता तो भी आप इसको टिक करते, हालांकि ऑप्शन हमारा मीटर में दिया हुआ है, इसलिए 6.01 10⁻6 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज बेसिकली, अरे यार सुनते तो आए हो, सीआरटी मॉनिटर। पहले सुनते थे, बड़ा वाला भद्दा वाला मॉनिटर था, मोटा वाला, जो पहले जो टीवी आती थी उसके अंदर जो तुम्हारा पिक्चर ट्यूब लगा होता था वो एक्चुअली सीआरटी होता था, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, तो बहुत सिंपल सा आंसर था इसका, पहला ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, द टेलीविजन पिक्चर ऑन द स्क्रीन रिजल्ट ड्यू टू द फिनोमेना कॉल्ड, इसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं हम। देखो फ्लोरोसेंस होता क्या है, आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जाके हिट करता है तो पीछे ऐसी स्क्रीन होती है ना, जिसकी कोई भी पार्टिकल अगर आके उस पर हिट करता है, कोई भी एनर्जी अगर आके उस पर हिट करती है तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। और टीवी की जो स्क्रीन होती है वो ग्लो की वजह से ही हमको दिख रही होती है, इसलिए उसको फ्लोरोसेंस फिनोमेना बोलते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, फ्लोरोसेंस फिनोमेना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
26 की बात करें यहाँ तो दिया हुआ है कि द करेक्ट सिंबल ऑफ द स्पीसीज विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सबका नंबर दिया हुआ है कितना, 18, 16 और 16। अच्छा अच्छा, यानी 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब देखो हमसे क्या बोला है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अरे यार, आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि कोई भी मेटल लेट्स ले, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स होता है तो नीचे हम क्या लिखते हैं, उसका जेड लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, उसका मास नंबर, जिसको ए बोलते हैं, जिसको एटॉमिक मास आप बोलते हैं ना, उसको मास नंबर बोला जाता है, जिसको ए लिखते हैं। तो नीचे आपका जेड होता है, मतलब नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर आपका मास नंबर। और मास नंबर ए क्या होता है, बोलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो आपने पढ़ रखा है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जिसको एटॉमिक मास आप बोलते हैं, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जरा चेक कर लो, तो ए की वैल्यू यहां जब चेक करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 16 है, यानी मास नंबर यानी ऊपर वाले ए की वैल्यू क्या होगी, 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 32। और जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 16। यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर कोई एक्स है, नीचे उसका 16 है, ऊपर 32 है, तो बताओ एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, अरे गधोड़े, सल्फर का होता है। तो S1632। अब देखो यहाँ क्या आया, एस ऊपर 32 नीचे 16, 32 क्या उसका मास नंबर है और 16 क्या उसका एटॉमिक नंबर है, यानी सल्फर जो है वो यहाँ दिया हुआ है। लेकिन 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 ये यहाँ आप अगर S1632 ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा भाई। क्या बात की है सर, अभी आप लिखे और उसको गलत ठहरा रहे हैं। हाँ भाई गलत ठहरा रहे हैं, इसका आंसर होगा S21632। हाँ मतलब ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई ऑप्शन नंबर का डी नहीं, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों, देखो ये देखो, सल्फर 1632 सल्फर तब होता है ना, देखो ये सल्फर नहीं है, ये एक्चुअली सल्फर 2 माइनस है, मतलब एक एनायन है यहाँ। कैसे पता आपको, देखो सल्फर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 16। तो अगर सल्फर न्यूट्रल स्टेट में होता आपने, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते वो भी 16 होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 होते। लेकिन यहां ध्यान दो गधेड़ो, यहां ध्यान दो, यहां नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का वो 18 दिया हुआ है। मतलब प्रोटॉन से 2 ज्यादा है। आई ला, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब सल्फर के ऊपर जाहिर सी बात है 2 माइनस का चार्ज रहा होगा। तो यहां देखो चार्ज रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, बट इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है कि चार्ज हम नहीं लिखते हैं, एस की पावर 2, नीचे क्या हो जाएगा 16, ऊपर क्या हो जाएगा 32। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये, काफी कंसेप्चुअल सवाल था। तो इसमें चेक करना है आपको, न्यूट्रल स्टेट में तब रहता जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 दिया गया है, मतलब वो न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत है, मार के आते गलती नंबर मिलता। ठीक है, यहाँ आपको ट्रिक किया गया। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखो यार अब ये तो पढ़ी हुई चीज है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ऐसा वेव इक्वेशन पूछ लिया गया। देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर चाई, इसको चाई पढ़ते हैं, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये होता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू चाई, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट होती है चाई। ये है तुम्हारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मैच कर लो, देखो ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच करो। तो देखो 8 माइनस वी, 8 माइनस वी देखो 2 में है, तो पहला, सॉरी 8 बोल रहा हूं मैं, ई माइनस इन्फिनिटी और ई माइनस इन्फिनिटी तो होता नहीं है, ई माइनस वी होती है, तो पहला और चौथा तो गलत हो गया। दूसरे और तीसरे में चेक कर लो, ई माइनस वी दोनों में है। अब चेक करो तो यहाँ देखो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ से देखो ये ऑप्शन नंबर 2, देखो यार ऑप्शन नंबर 2, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, देखो यहाँ फिर से सारे ऑप्शन गलत 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 टाइप किया गया है। आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ जो होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा डेल, ये दिस इज नॉट डेल चाई स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर चाई होता है, डेल स्क्वायर चाई होता है ये। ठीक है, तो आप इसको डेल स्क्वायर चाई कर लेना। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देते हैं हम, क्योंकि देखो वहां 8 दिया हुआ है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हालांकि आप मिला सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उस चीज को इग्नोर करिए, बट असली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही है जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब एनर्जी की वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि
क्या है, z की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, सिमिलर आ गई किसके, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ जूल में दिया हुआ है, तो पहले जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ये चीज, अरे ये तो जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, तो जूल में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 19 जूल, तो माइनस 13.6 इंटू, सॉरी नॉट 10, इंटू 1.6 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एनर्जी की वैल्यू जूल में निकालो, एनर्जी इन जूल निकाल रहे हैं हम, तो माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं जरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर से, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो ये आपका इक्वल आ रहा है 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब चेक कर लो क्या ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन यहाँ नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन फिर से अगेन एक बार गलत टाप दिया गया आप सभी के लिए, माइनस 19 जूल। तो ऑप्शन छोड़िए, आप इसको याद रख लीजिए, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था हमको, बस हमको क्या करना था, जूल में एनर्जी को निकालनी थी, बस यही खेल था इसके अंदर। तो ऑप्शन सारे गलत हैं इसके अंदर, तो अभी ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। मिस टाइपिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो हम ये बिलीव नहीं कर सकते हैं, हालांकि मैंने सही स्टेप से इस सवाल का आंसर दिया, जो क्वेश्चन यहाँ गिवन है उसके हिसाब से ये चीज़ें सही हैं, तो आप इस आंसर को जरूर याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, फिर से प्रोटॉन दे दिया गया, देखो प्रोटॉन नहीं यहाँ फोटॉन है, इस चीज को आप चेंज कर लीजिए, ये फोटॉन है। एनर्जी ऑफ फोटॉन whose frequency is 5 into 10 to the power 14। अरे यार ये तो बिल्कुल सिमिलर सवाल आ गया, आई थॉट ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है, बस देख लेते हैं वापस से, क्या यही सवाल था? हाँ जी यही सवाल था, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सवाल दो बार रिपीट हो गया। आई थॉट अब कोई सवाल बचा नहीं है, ठीक है। तो समाप्त करते हैं आज के इस लेक्चर को यहीं पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से हमने समझा, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने कवर किया, थ्योरी पोर्शन भी हमने अच्छे से कवर किया। अब आगे फिजिकल केमिस्ट्री को हम नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, जो हमारा होगा पीरियोडिक टेबल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।